नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम इन्फ्लुएंसर टॉक, जिसमें हम आपके सामने लाते हैं कुछ ऐसे खास चेहरे जिन्होंने अपने जीवन में कुछ खास कर दिखाया हो। वो ग्राउंड जीरो से लेकर सितारों की चमक तक अपने आप को बरकरार रखने में कामयाब रहे हों। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसा चेहरा जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, चाहे सिनेमा का सुनहरा पर्दा हो या तमाम ज्वलनशील मुद्दों पर खुलकर रखने की राय, वो हमेशा से लोगों के लिए आंखों का तारा बनकर उभरे हैं। जगह जगह उनकी बात की जाती है और कई मर्तबा उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है ओपन माइंडेड के तौर पर। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली नासिर अब्दुल्ला साहब। नासिर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, आपके अब तक के पूरे फिल्मी करियर की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि आपने पैरेलल सिनेमा के साथ साथ कमर्शियल सिनेमा को भी भरपूर टाइम दिया, और कहा जाता है कि इट्स नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि ये सिक्के के दोनों डिफरेंट कॉइन है। या फिर लोग पैरेलल सिनेमा को चुनते हैं या कमर्शियल सिनेमा को चुनते हैं। सो हाउ वाज द होल जर्नी इज ऑल अबाउट? हाँ, वैसे आपने जो बात कही वो है तो ठीक, आमतौर पे जो भी लोग अपना करते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ ये था कि जो भी रोल मुझे ऑफ़र किया गया वो मैंने किया। इश्तेहारों के लिए, चाहे वो हो एड फिल्म हो, चाहे ये कि कोका कोला हो, कोलगेट का टूथब्रश, या फिर कोई शूटिंग्स हो, 3-4 जो है शूटिंग्स की मैंने। तो मुझे कोई ऐसा ख्याल नहीं था कि मैं ये करूँगा। बस मैं अपना एक फेथ होता है, एक क्या कहते हैं हिंदी में, एक अपना, हाँ, एक अपना मतलब अक़ीदा होता है, उर्दू का वर्ड मुझे याद है। एक अपनी श्रद्धा होती है कि भाई जो वो कह रहे हैं करो। तो डायरेक्टर का ख्वाब होता है कि ये, तो एक्टर की ड्यूटी ये होती है कि वो डायरेक्टर के ख्वाब को मुकम्मिल करे। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग ऑल माय लाइफ। जब अगर हम आपके पूरे फिल्मी करियर की हम बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत चुनिंदा किरदार आपने किए, और ऐसे किरदार किए जिनकी एक अलग छाप थी। तो ये सब डेस्टिनी थी या फिर ये सब आपकी जर्नी के साथ अपने आप जुड़ता चला गया, या आपने खुद चूज़ किए कि भाई मुझे इस तरह के ही कैटेगराइज रोल करने हैं? हाँ, सच बताऊं मैं तो मेरा जहाँ तक ख्याल है ये एक्चुअली डेस्टिनी थी। मेरा कर्म था, मेरे कर्मों का फल था। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं, और कुछ मैंने अपने औरों के हिसाब से गलत रोल भी किए उनके हिसाब से। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे कोई उसका कोई रिग्रेट नहीं है, लेकिन मुझे जो भी कहा गया मैंने उसको किया अपनी उम्र भर। कुछ ऐसी फिल्में होती थीं जिसमें बहुत अश्लीलता और बहुत गाली गलौज और बुरे शब्दों का इस्तेमाल होता था, जो मुझे नहीं अच्छा लगा। तो मैंने कहा भैया मैं नहीं कर रहा। इतना मैं डेस्टिनी में नहीं मानता कि जो आए उसको कर लो। तो ऐसे रोल मैंने रिफ्यूज़ किए, उनको इनकार किया मैंने। और बड़ी बात है, हमने आपको पेज 3 में भी देखा, तो वो एक बड़ा अलग सा कैरेक्टर था जो हर किसी के लिए बड़ा कैची सा था कि भाई इस तरह के रोल को करने के लिए भी बड़े गट्स चाहिए। दूसरी तरफ हम बात करते हैं दूसरी फिल्मों की, कमर्शियल फिल्मों की, तो वहाँ पर बड़े अलग किरदार थे। डिफरेंट होते हैं इन तमाम पड़ावों से गुजरना, और या चैलेंजिंग होता है, मुश्किल होता है? कुछ हद तक हो सकता है। मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था, लेकिन डायरेक्टर साहब ने एक तरह से मेरे साथ में एक्चुअली साजिश की। वो उन्होंने मुझे बताया नहीं था एग्जैक्टली क्या कुछ होने वाला है। ठीक है। मुझे खाली एक अंदाज़ा दिया था जिसमें ये बात नहीं थी, वो जो अश्लीलता की बात थी और वो जो घोर अन्याय जिस मतलब ये के किरदार में दिखाते हैं, तो वो मुझे आखिरी वक्त पे पता हुआ। कोई 10 मिनट पहले या 20। तो मैं बल्कि नाराज़ हुआ कि भाई ये क्या है। लेकिन फिर जो डायरेक्टर साहब थे, उनका नाम है मधुर भंडारकर, उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है नासिर सर, हम बहुत क्लास के साथ करेंगे, बड़ी सफाई के साथ करेंगे, कुछ ऐसा वैसा नहीं। तो मैंने कहा चलो। तो मूड तो मेरा ऑफ हो गया था, और फिर भी मैंने कहा चलो देखते हैं, बाजी लगा के देखते हैं, ये भी जुआ खेलते हैं। तो उससे काफ़ी मेरे काम में थोड़ा बहुत असर भी हुआ। जो इश्तेहारात के मेरे और काम थे उसमें बाधा आई, और वो कुछ रिफ्यूज़ हुए, क्योंकि वो जो मेरा जो
जो किरदार था उससे काफ़ी लोग जो है हिल गए थे, और वो हिलाने वाला ही रोल था। आइडिया तो वही था कि इस चीज़ को भी एक्सपोज करना कि मतलब ये कि चाइल्ड अब्यूज़ होता है। और बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर मैंने किया और उसका दाम दिया, ऐसी बात नहीं है। हाँ। मैंने दाम दिया, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था सोचने का, और मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है तो होता है, करते हैं। अब एक चीज़ है कि सर जब हम बॉलीवुड से जुड़े किरदारों की हम बात करते हैं या एक्टर्स की बात करते हैं, तो वो जो रियल लाइफ होती है, जो एक आम जनजीवन होता है, उससे जुड़े मुद्दों पर कम बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आप अलहदा कुछ चेहरों में से एक हैं जो खुलकर देश के नेशनल इश्यूज, पॉलिटिकल सिनेरियो या जो कुछ घटनाक्रम होते हैं उस पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। तमाम टीवी चैनल्स में हीटेड डिबेट्स का आप हिस्सा होते हैं। और ये कन्फर्म होता है कि जब बॉलीवुड से जुड़ा कोई मुद्दा होगा तो नासिर अब्दुल्ला किसी ना किसी डिबेट में मौजूद होंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अमूमन लोग कहते हैं कि भाई बॉलीवुड के यहाँ हमें दूर रखो, लेकिन आपने अपने आप को दूर नहीं होने दिया। कुणाल भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बड़ी मुझे खुशी हुई कि आप इतने बिजी रहकर भी ये बातों को नोट कर लेते हैं और उसके बारे में तारीफ़ भी कर लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट दैट यू हैव एक्चुअली पेड मी, बिकॉज मेरा यही एक्चुअली सिलसिला है। मुझे कोई बॉलीवुड से मुझे कोई आदेश नहीं आता कि आप जाएं हमारे लिए बात करें, हमें डिफेंड करें, हमारी रक्षा करें, हमारी तरफ से बोलें। मैं अपने उससे जाता हूँ, और मैं किसी पार्टी के साथ में बिलोंग नहीं करता, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी या और न केजीबी। मैं दिल से अपने मेरे दिमाग में जो बात होती है, मेरे जो ख्यालात होते हैं उनको प्रकट करता हूँ मैं कि भैया ये है, ये मेरा दिल कह रहा है, ये है। अच्छा, और लोग आपस में भिड़े होते हैं, तो अगर मैं जो बोलता हूँ वो किसी और अपना पार्टी के ख़िलाफ़ हो तो मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। मैंने कहा भैया मुझे माफ़ कर दे, मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं आप ही के साथ हूँ। मैं तो अपनी अंदर की बात बोल रहा हूँ जो है। तो बड़े सारे विषय थे, मी टू का मूवमेंट आया था, गलत मतलब ये हमने बॉलीवुड में ड्रग्स का इन्वॉल्वमेंट पर भी डिबेट्स में आपको देखा, वो भी हुआ। हमने आपको पद्मावत की कंट्रोवर्सी में भी देखा, हमने आपको काली की कंट्रोवर्सी में भी हमने देखा, और जो वीर दास जो स्टैंड अप कॉमेडियन थे उनके स्टेटमेंट में भी हमने आपको देखा। जी हाँ, और एक ओवरऑल इम्पैक्ट निकल कर सामने आया कि जो पॉलिटिशियंस हैं या आम लोग हैं वो बॉलीवुड से जुड़े लोगों को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि वो इन मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखें। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियन लोग कुछ ज़्यादा ही बॉलीवुड के पीछे पड़े हुए हैं कुछ अरसे से। इस बात को 6-8 साल हो गए हैं। तो मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता कि हर बात पे सारा जो कूड़ा है बॉलीवुड पे डालते हैं। जैसे कि ड्रग्स का मामला था, तो मैंने कहा ड्रग्स आप तो ऐसे कह रहे हैं कि खाली ये कि बॉलीवुड में है। मैंने कहा अहमदाबाद से हावड़ा ब्रिज और श्रीनगर से अपना कन्याकुमारी तक ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, तो आप बॉलीवुड में सारा क्यों कीचड़ डाल रहे हैं? वहाँ भी होता है, हो सकता है 10% ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ पे कूड़ा क्यों डाल रहे हैं? सारा गलत बात है। आप वहाँ पे ही लोगों को क्यों फंसा रहे हैं और उनको बदनाम कर रहे हैं? ये गलत बात थी मेरे हिसाब से। तो मैंने इस बात का विरोध किया कि आपने अगर बाकी में ड्रग्स को हटाना है तो ये कोई रास्ता नहीं है। जैसे कि शाहरुख खान के बेटे को आपने पकड़ लिया और यहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ ले जा रहे हैं, उसकी ऐसी की तैसी करती, बेचारा बच्चा सा, छोटी सी मछली, उसके पीछे आप ऐसे देश में से ड्रग्स का जो भूत है उसको हटाना बिल्कुल गलत है मेरे आपको हिसाब लगता है कि आर्यन खान साजिश के तहत फंसाए गए थे? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर ये बात नहीं होती तो वो असली जो लोग हैं, क्योंकि असली जो मतलब ये कि मुजरिम हैं वो होते हैं डीलर्स। लेने वाले नहीं होते इतने। लेने वाले को इतनी सज़ा मिलती है, डीलर को इतनी बड़ी मिलती है। तो डीलर कोई था ही नहीं। इन्हीं को पकड़ के यहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। और अजीब 2 आदमी थे जो भी थे। एक साहब खुद ही मतलब ये कि वो मतलब ये कि आरोपी थे और केसों में, मतलब ये किडनैपिंग के केसेस में अगवा करते हैं ना लोगों को, उसके केस में, चीटिंग के केस में जो उनके साथ थे। तो बड़ी गड़बड़ हो गई और ये सारी बातें बाहर आ गई। तो उससे मालूम फिर हो ही गया कि वाकई में ये एक्चुअली
बहुत ही बुरी तरह। अब नहीं सर, आप खुलकर अपनी बात रखते हैं। अब ये सवाल उठा और लोगों के अंदर ये सवाल उठा कि वाकई में बॉलीवुड में ड्रग्स लिया जाता है, या जो सेलिब्रिटीज होते हैं अपार पैसा होता है, धन दौलत होती है, तो क्या ये ड्रग्स लेते हैं? क्या ये इज दिस कॉमन? देखिए जी, मैं अब सब बॉलीवुड वालों के घर में तो जाता नहीं, ना मैं उनके साथ मेरा ज़्यादा कोई ऐसा रिश्ता है। बम्बई में हज़ारों एक्टर हैं, लाखों, सब पीते पिलाते हैं। अब जैसे कि ड्रग बोल रहा हूँ, ड्रग ऐसे बोल रहा हूँ, ड्रग, शराब क्या है? वो भी नहीं, एस्प्रो है क्या? विटामिन की गोली है? नहीं, दैट इज़ अ ड्रग। लोग बर्बाद होते हैं, ख़ानदान बर्बाद होते हैं, शादियाँ बर्बाद होती हैं अल्कोहल की वजह से। ठीक है। और उस पर कोई रोक नहीं है, लगी हुई है लाइन, और मारपीट होती है, अल्कोहल लेते हैं तो, और लिखा आता है अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट के बारे में लिखा आता है। इस मामले में सरकार बहुत ही वो है कि जी हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। स्मोकिंग किल्स। अरे भैया, अगर स्मोकिंग किल्स तो स्मोकिंग को तुम अलाउ क्यों कर रहे हो? सिगरेट को हटाओ ना, सिगरेट को निकालो। तंबाकू उगाने के बजाय आवाकाडो उगाओ, टमाटर उगाओ, सेब उगाओ, भिंडियाँ उगाओ, अरबी उगाओ। तंबाकू उगा रहे हो, उनसे पैसे ले रहे हो, फिर लोगों को कह रहे सावधान, सिगरेट से मरते हैं लोग। हेलो, तुम ही दे रहे हो और तुमको उससे पैसा मिल रहा है और तुम रोक नहीं रहे हो। तो इसमें झूठ सच का ये जो मिलावट है ना, ये जो अजीब सी खिचड़ी है जो इन्होंने बनाई है सारी सरकारों ने। इस सरकार की बात नहीं, ये तो होता चला रहा है। बड़ा पैसा, इजी टारगेट है। हाँ, बॉलीवुड इजी टारगेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे उनका जो भी प्रॉब्लम हुआ था, मतलब ये कि ये एक्चुअली पॉलिटिकल भी हुआ ना प्रॉब्लम। इट वाज अ सियासी प्रॉब्लम आल्सो, बिकॉज द बीजेपी का जो ये गठबंधन होना था इन द इलेक्शन, और वो मुझे नहीं अच्छा लगता। आपने काम करना है, आप जिन लोगों को ज़रूरत है इस वक्त ख़ास तौर पे, लोग भूखे मर रहे हैं और भूखमंगी है, बेरोज़गारी है, उस पर काम कीजिए। इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, इसने ये कहा था, इसने वो कहा था उस दिन। गरीब आदमी जो है वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि देश का अपमान किया। अरे भैया, देश का अपमान होता है जब देश के लोगों के ऊपर कोई ऐसा असर आता है। देश का अपमान ऐसे नहीं होता। देश का मतलब है देशवासी। अब देशवासी को परवाह नहीं है कि कौन किसके साथ अफेयर कर रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। बिला वजह कुछ लोग उठा करके ऐसी बात को बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं जिसके बारे में जो ज़रूरतमंद आदमी है उसको इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि भाई क्या हुआ, किसने कैसी फ़ोटो खिंचवा ली, कौन कैसी बिला वजह की चीज़ें आ जाती हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझको लगता है आप अपना काम कीजिए। अगर कोई गलत काम ऐसा कर रहा है, कोई इनडिसेंट बात आती है जो सही नहीं लगती, बच्चों को देखने में अच्छी नहीं होती, उसको समझा दो कि भैया ऐसे मत करो। इतना बड़ा उसका तहलका बना देते हैं। और यो मैं तो कहता रही यार, ये तो मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो लोग बेचारे बेरोजगार हैं वो तो और भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि भैया मुझे रोजी चाहिए, मुझे ये रोजी। तो आपको लगता है कि हाल फिलहाल में जो कंट्रोवर्सीज निकल कर आई वो जानबूझकर क्रिएट की जाती हैं ताकि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए? कुछ जस्ट लाइक नुपुर शर्मा स्टेटमेंट, हमने आपके कुछ वीडियोस भी देखे तमाम सोशल साइट पर जो न्यूज चैनल्स की डिबेट देखे। आपने कहा था कि अगर नुपुर शर्मा का वो बयान नहीं होता तो शायद जो कन्हैया लाल के साथ हुआ या अमरावती में जो हुआ वो होता ही नहीं, उसके लिए नुपुर जिम्मेदार थी टोटल। हाँ, कोर्ट का कहना ये है, लेकिन मैं एक चीज़ साफ मैं बोलना चाहूँगा कि नुपुर शर्मा ने बिलावजे की ऐसी बात बोल दी, वो बेकार वाहियात बात थी, हो गई। उसके ऊपर इतना बवाल जो है, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि जी वो ये कि सर अलग कर देंगे। बात बड़ी सीधी है, भगवान का अपमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान हमारे जैसा तो है नहीं। आप और मैं जो बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मुझे आज आते आते 6 बार गुस्सा आ गया, इस बात पे, उस बात पे, बारिश पे, अपना कीचड़ पे, ट्रैफिक जैम पे, यहाँ और लोगों पे। तो भगवान का अपमान हो ही नहीं सकता। जो ये बात बोलता है वो भगवान का अपमान करना है। परवरदिगार भगवान, सोच लीजिए, भगवान जहाँ पे पृथ्वी
एक जर्रा है, रेगिस्तान का जर्रा है, ठीक है, पृथ्वी, आप और मैं तो छोड़िए, वी डोंट एग्जिस्ट, जिसने ये सब जहान का इंचार्ज है, वो नाराज हो गया, अरे यार ये क्या कर दिया तुमने, और गुस्सा आ रहा है उसको अपमान हो रहा है। बकवास, सबसे बड़ी बकवास। तो मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि धर्म के नाम पे किसी को धमकाना या किसी को मतलब ये कि उसकी हत्या की धमकी देना, ये वो सब बकवास है, नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से सरकार ने जो करना था, नूपुर को बर्खास्त कर दिया, और क्या चाहते हो, क्या चांद पे भेज दें उसको, क्या चाहते हो? और वो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और ये वो अजमेर के साहब थे, उन्होंने उनको फिर गिरफ्तार कर लिया। आपने देखा कि जो तमाम, जो चाहे वो दरगाह के चिश्ती रहे हों या तमाम लोग जो सोशल साइट पर वीडियो अपलोड भी कर रहे हैं और हत्या भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इससे इस्लाम का भला तो नहीं हो रहा, नुकसान ज़्यादा हो रहा है? देखिए जी, इंसान का नुकसान हो रहा है। इस्लाम तो इस्लाम है, भगवान की दीवी देन है, ठीक है। अब वो बदनाम होगी तो होगी, जाहिरी बात है, क्योंकि हम इंसान हैं। हम सोचेंगे अच्छा मुसलमान इतने अकल के पैदल होते हैं, इतने बेवकूफ़ होते हैं, इतने मूर्ख होते हैं कि बात वो हमारा ये हमारा पागलपना है। जब सरकार ने नूपुर को बर्खास्त अपना कर दिया, एक और साहब थे उनको भी कर दिया है, अब बस करो ना, क्या करोगे? सर अलग करके कितने अलग करोगे? तुम कौन होते हो? तुम्हें भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है नहीं दी है। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से ये भी कहना चाहूँगा, एक लाइन है, बड़ी सिंपल है लेकिन बड़ी हैवी है, बड़ी इंटरेस्टिंग। वो ये है कि भगवान आपकी इबादत मांगता है, मदद नहीं मांग रहा आपसे कि मुझे हेल्प कर दो, इसको मार दो, इसको भी कर दो। ही इज नॉट इंटरेस्टेड। वो कहता है, भगवान हर मजहब में, हर धर्म में भगवान कहता है मुझे याद करो कि कौन हूं मैं और कौन हो तुम और कौन है तुम्हारा मालिक, फुल स्टॉप। ही डज नॉट नीड योर हेल्प, मदद नहीं चाहिए उसको स्टाफ की कमी नहीं है कि जी आजकल स्ट्राइक चल रहा है, यार आके हेल्प कर देंगे। बिल्कुल। कैन यू इमेजिन, भगवान को हमारी मदद की जरूरत, भगवान कह रहे हैं अबे ओ मूर्ख इधर देख, मैं हूँ, याद रख, मुझे याद रखियो, सब ठीक हो जाएगा। अब ये कहता नहीं हम तो भगवान खुश होंगे हमारी हरकतों से। बकवास टोटल। ठीक है, दैट इज माय बिलीफ। ओके। अब बॉलीवुड के लोगों की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि बहुत सोच समझ के वो अपना एक एक कदम आगे उठाते हैं, क्योंकि उनके जो इम्पैक्ट होते हैं, उनके जो डिसीजन होते हैं, वो सोसाइटी को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि समाज में जो कुछ घटित हो रहा है वो सिनेमा में दिखाया जाता है। सिनेमा समाज का आईना है। काली की जो कंट्रोवर्सी हुई उसको लेकर भी आपने खूब बयान दिए। आपने कहा कि भाई हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस तरह से काली के पोस्टर को देखा जा रहा है, लोगों को नज़रिया बदलना चाहिए। आपको लगता है कि लोगों को यहाँ पर नज़रिया बदलने की ज़रूरत थी या फिल्म डायरेक्टर को नज़रिया बदलने की ज़रूरत थी? इस तरह से आप काली को पेश करें कि एक हाथ में सिगरेट है, दूसरे हाथ में LGBT का झंडा है, आप इस तरह से। हाँ, मैंने उसके बारे में कही थी बात। सबसे पहली बात तो मैंने ये कही थी कि वहाँ के जो इंडियन एम्बेसडर हैं, उनको ये जो डायरेक्टर हैं, जो मेरे ख्याल से श्रीलंका की हैं, उनसे बात करनी चाहिए कि भाई क्या किया था आपने, क्या आपका मैसेज है। तो मुझे इस बात से आपत्ति थी कि बग़ैर मालूमात किए कि भाई उसकी इंटेंशन क्या थी, 6-6, 10-10 आदमी बैठ के ढंडोरा पीट रहे हैं, ये था वो था, ये था वो था। दैट इज़ नॉट द वे टू डू। एटलीस्ट फाइंड आउट। मुजरिम है ना वो, अगर मुजरिम है, उसने कोई हरकत की है तो उससे पूछो ना, क्यों की, कैसे की, क्या इरादे हैं आपके, किस हिसाब से की, क्या सोच के आपने ये दिखाया। क्योंकि सिगरेट पीना बुरी बात नहीं है। मेरी माँ पीती थी, 4 सिगरेट से 30 साल तक पी, और हज़ारों लोग पीते हैं बड़े बड़े। तो उसमें उन्होंने क्या मैसेज देना चाहती थी, ये मेरा वो था कि इतना तो पूछ लो। 6 लोग बैठ के। लेकिन सवाल है सर, मैसेज देने के लिए भगवान के रूप का इस्तेमाल करना ये कितना जायज है? तो नहीं, ठीक है, अगर आप सोशल मैसेज देना चाहते हैं सिगरेट भगवान के अवतार में एक आम महिला के तौर पर, अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं तो ठीक है, आप एक महिला को वहां पोर्ट्रेट करके आपने भगवान का रूप। पहले जो सवाल आपका था वो वहीं पे आ रहा है ना, भगवान का रूप लिया।
अगर किसी का हक बनता है भगवान को इस्तेमाल करने का, तो अश्लीलता में मत जाएं, और यहाँ पे कोई अश्लीलता दिखती नहीं है मुझे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई मेरा हक बनता है कि मैं एक अपना मैसेज देने के लिए ये कर रहा हूँ, मेरे से किसी ने कहा आपके अगर प्रॉफिट के साथ ऐसा होता, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप एक कोई ऐसा मैसेज दिखा रहे हैं। तो अगर कोई अश्लीलता है मैं उसके बिल्कुल विरोध में हूँ, मगर अगर यू आर हैविंग ए सिगरेट तो उससे कहाँ पे भगवान का, मैंने आपसे पहले भी कहा है, भगवान का अपमान तो हो ही नहीं सकता। अपमान इंसान के अंदर है जो सोचता है कि भगवान इज हमारी तरह है, हमारा कोई देख भी नहीं रहा। अब देखिए अभी तक कोई देख नहीं रहा था, अब सब देखेंगे तो और अपमान होगा, भगवान को और अपमान होगा। तो ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है और अगर वो आपको सफाई देता है, अपनी सफाई, अभी तक हमें नहीं मालूम डायरेक्टर का क्या इरादा था, आपको भी नहीं मालूम कि क्या इरादा था। ठीक, आपने इरादों की बात की। एक और कंट्रोवर्सी जो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है वो है रणवीर सिंह का न्यूड फोटोशॉप। जी, आपने देखा? जी, आपको लगता है कि एक कलाकार जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो, जिसने बाजीराव मस्तानी और इन तमाम बड़े कैरेक्टर्स को बड़े पर्दे पर उतारा हो, वो ऐसे न्यूड फोटोग्राफ्स खिंचाए? हाँ, ऐसे वो आप तो ऑलरेडी बोल रहे हैं ना, ऐसे न्यूड फोटो खिंचाए जैसे कि वो अश्लील हैं। तो गंदगी उस इंसान के अंदर है जो गंदगी देख रहा है। मुझको गंदगी दिख नहीं रही, अब मैं क्या करूं? कौन सी ऐनक पहनूं मैं? एक ऐनक रखी है मेरे पास। नहीं, आपको वो एकदम न्यूड इंसान भी आपको अश्लील नहीं दिख रहा? नहीं दिखता, एकदम तो न्यूड है ही नहीं। हो सकता है एक दो ऐसी फोटो है, जो फोटो है मैंने देखी हैं वो ऐसी न्यूड नहीं है, और ये होता आया है। अगर उसमें, और ये बात टीवी पे एंकर ने वो जो कुमारी वो है ना रंजना, जो कि विमेंस राइट्स की बड़ी एडवोकेट हैं और वहाँ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा मुझको कुछ नहीं लगता। उन्होंने कहा खूबसूरती है, देख लीजिएगा इंटरव्यू में, कुमारी रंजना, याद रखिएगा, वो हैं, शी इज़ द बॉस, और औरत हैं, वो खूबसूरत औरत है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने मतलब कोई उल्टी सीधी बात नहीं की उसका। शी सेड आई डोंट सी एनीथिंग। अगर कोई और उसमें इंसान होता, जैसे कि कोई औरत भी होती, सजेस्टिव मामला ऐसा होता कि यहाँ पे कुछ वो चीज़ का है। एक आदमी है, खूबसूरत बॉडी है, सुनिए, जिम्नेजियम के बाहर होते हैं मुस्टंडे लोग, ऐसे करके बॉडी वाले, एक अपना ये गंजी पहने होते हैं, जांघिया बस, और बॉडी होती है उनकी ऐसी, ठीक है कर लो। तो ये जो बिला वजह मेरे ख्याल से ये होता है। अब इनको आइकॉन बना दिया समाज के, ये नहीं है समाज के लिए, समाज ने ही समाज का इनको वो बना दिया, ये अपना काम करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। मैं तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये आइकॉन हैं, ये एग्जाम्पल हैं, मैंने कहा मत देखो इनको, भाड़ में जाए, कुछ और देखो, कुछ और पढ़ो। तो मुझे नहीं लगता अगर कोई अश्लीलता होगी, जैसे शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड ने कुछ ऐसी फिल्में बनाई थी जो कि अश्लील थी, ज़्यादा ही अश्लील थी, मैंने तो नहीं देखी, बट दैट इज़ फाइन, दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ, इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। फिर भी मैंने कहा देखो जी, एक बच्चा 10 साल का या उससे भी कम या उससे ज़्यादा का एक बटन को क्लिक करता है इंटरनेट पे, जैसी भी फिल्म देखनी हो उसको वो देख सकता है। तो फिर कहाँ रह गई बात, कहाँ रह गई? सब कुछ अवेलेबल है, ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। जो अवेलेबल है मैं नहीं देखता, लेकिन मुझे मालूम है कि अवेलेबल है, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आपने अवेलेबिलिटी की बात की, फिलहाल कार्यक्रम को अंत देने का वक्त आ गया है, लेकिन इससे पहले कि हम विदा लें, लेकिन हमेशा हम कोशिश करते हैं कि अपने लास्ट सेगमेंट में जो भी खास मेहमान है उसके एक ऐसे पहलू से भी रूबरू कराते जिससे आम दर्शक अभी तक अभिज्ञान थे। सुनने में आया कि आप फ्लूट बहुत अच्छी बजाते हैं सर। अच्छी तो नहीं, लेकिन बजा लेता हूँ जान बचाने के लिए। नहीं, हम चाहेंगे कि आप तमाम दर्शक जो सुन रहे हैं वो आपको आपके इस हुनर को भी बैग दे देंगे भाई। सॉरी, मेरे बैग में जम्बील इसको कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द वर्ड इन हिंदी? टोकरी। टोकरी मेरा थैला, मेरा थैला हो गया मेला। ये शौक नया नया है या बहुत? ये एक्चुअली बहुत ही पुराना, बीच में छोड़ दिया था मैंने। हाँ, तो भजन भी गाता हूँ मैं, एक्चुअली हारमोनियम भी बजाता हूँ, वो एक्चुअली लाया नहीं, अगली बार देखेंगे।
नहीं तो ना, मीराबाई अगर के नासिर भजन अब्दुल्ला जी बोले कि वो भजन गाते मीराबाई हैं के तो अपने आप में ये हेडलाइंस बन जाएंगी सर। बन जाए मीराबाई के भजन। बट ये अभी मैं एक गाइड का गाना है लबड़ा पिया तो से नैना लागे रे, ये जो सारी औरतों को बड़ा अच्छा लगता है, और यहाँ सामने जब मैडम बैठी हैं उनको भी शायद ठीक है। थैंक यू। थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, Was a तमाम pleasure. अच्छी अच्छी बातें करने के लिए और हीटेड बातों के बीच ये मधुर अंत करने के लिए। ये भी एक चलिए, बहुत जिंदगी का शुक्रिया। पहलू है। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बेहद खास हर दिल अजीज नासिर अब्दुल्ला साहब। वक्त हो गया है कार्यक्रम में अब आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वायदे के साथ कि अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी खास चेहरे के साथ, पलटेंगे कुछ इतिहास के पन्ने, जानेंगे कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को जो आप नहीं जानते। तब तक के लिए ध्यान दें। नमस्कार।